सरकारी स्कूल है, उसमें टीचर्स की तनख्वाह अच्छी होती है, लेकिन फिर भी स्कूल में इतनी फैसिलिटीज इसकी जिम्मेवार डोंट माइंड आप कितना पानी में रेडिएशन है कितना नहीं है इसके फिल्टर आप कर सकते हैं। मैं एडवोकेट बन के मैं है उस पर्सन के सामने। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं रोहित द लर्नर यूट्यूब चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। आज मैं एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसे नारी सशक्तिकरण से बात करने वाला हूं जिससे आप लोगों को काफी प्रेरणा मिलेगी। जी हाँ, वो अभी वर्तमान में झारखंड विधि महाविद्यालय में सीनियर प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं और बीजेपी में महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष है राखी भदानी जी। जी आज उनसे बात करेंगे और उनसे कुछ चर्चाएं करेंगे जिसमें सभी तरह के प्रश्न होंगे। बेसिक प्रश्न कि उन्होंने कैसे पढ़ाई करी और कैसे यहाँ तक मुकाम को हासिल किया। तो चलिए मिलते हैं राखी भदानी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है रोहित द लर्नर चैनल में। आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर इस चैनल को दिया और इस चैनल पे दर्शकों के लिए बहुत ही लाभदायक क्षण होगा जब आप अपनी प्रेरणा उन लोगों में शेयर करेंगी। नमस्कार दोस्तों। आज का दिन तो बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज रोहित जी के सामने आके रूबरू होने का मौका मिला है। जैसा कि आप बेसिक मेरी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा जन्म तो डेहरी ऑन बिहार में हुआ था और हमारी स्टार्टिंग जो बोलते हैं लर्निंग पीरियड मेरा वहीं से शुरू हुआ था। क्लास 1 से 6, 7, 8 तक मैं आई आपका वो प्राइवेट कॉलेज स्कूल से और 8 के बाद 10th में हमारा सरकारी स्कूल जो था जिसमें बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। 10+2 के बाद महिला कॉलेज डेहरी डालमिया नगर से वहाँ से हमारी पढ़ाई शुरू हुई और जैसे ही हमारा 10+2 हुआ उसके बाद मेरी इच्छा हुई कि मैं लॉ करूं और जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद लॉ करने के बाद मैं आज धीरे धीरे अपने लाइफ को स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ते हुए यहाँ तक पहुंची हूँ। उसके बाद LLM किया। LLM के बाद हमारा कुछ इच्छा हुआ तो मैं BEd भी कर ली। मुझे लगा सरकारी नौकरी की भी खोज होनी चाहिए क्योंकि इंसान के दिलों में उम्मीद जगती है कि शायद हमारा गवर्नमेंट जॉब हो जाए तो हमारे सारा कुछ व्यवस्थित रूप से चल सके। इसलिए मैं फिर कोशिश की कि गवर्नमेंट जॉब के लिए तो मैं BEd भी किया। BEd के बाद मेरा MA एजुकेशन, MAd सब मैंने कंप्लीट कर लिया है। एट ए टाइम मेरा अभी परसुइंग PhD चल रहा है और नेक्स्ट ईयर मेरा जनवरी में अवार्ड हो जाएगा हमारी डिग्री। बस ऐसे ही चल रहा है। चलिए PhD के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वाकई में आपके पास काफी डिग्रियां हैं, काफी पढ़ाई करी हैं आप और अभी वर्तमान में आप प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। जी। तो आप क्या पढ़ाती हैं कॉलेज में? ऐसे मेरे बेसिक सब्जेक्ट जो बोलते हैं वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट 2 है, हिंदी लॉ है। बच्चों को जब इच्छा होती है बहुत एक्साइटेड होते हैं कि अभी मैं एडवोकेट बन के मैं क्या करूंगा, नहीं करूंगा, कोर्ट कैसे जाऊंगा, तो इन चीजों के लिए बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। उसके लिए हमारे कॉलेज में एक मूट कोर्ट का आयोजन है किया हुआ है ताकि बच्चे वहां पे अपना मूट कोर्ट का प्रिपेयर कर सके। एक आर्टिफिशियल कोर्ट होता है, वहीं पे बच्चे अपना प्रैक्टिस करके एक अपने आप में एक वजूद बनाते हैं। मीन्स ये कह सकते हैं कि अपनी एक अंदर बीज डालते हैं जिससे उनका काम हो सके और वो जिससे वो अपना आगे की ओर अपने भविष्य को संभाल सके। जी, आप हिंदी लॉ भी पढ़ाती हैं, फैमिली लॉ पढ़ाती हैं, तो मैं नारी सशक्तिकरण के विषय में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अभी एक देखने को मिलता है कि कोर्ट में बहुत ज्यादा 498A फाइल होता है और फिर डाइवोर्स हो जाता है, तो इसके पीछे का क्या रीजन है? आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि नारियों की भी भलाई होनी चाहिए, पुरुषों की भी भलाई होनी चाहिए, क्योंकि अभी लोग आपस में एक शोल्डर से शोल्डर मिला के चल रहे हैं। रोहित जी, आपके तरफ से जो सवाल उठा है बहुत ही सुंदर सवाल है। ये हर घर के लिए है, ये हर परिवार के लिए, हर एक दाम्पत्य जीवन के लिए, क्योंकि हमारा जब कंज्यूगर लाइफ शुरू होता है तो दोनों के मन में बहुत ही सुंदर सुंदर भावनाएं उठती हैं कि हमारी पत्नी आएगी, हमारा ऐसे ख्याल रखेंगी, हर स्टेप बाई स्टेप उनके मन में सपना बना होता है। वैसे ही हर महिलाओं के मन में भी हर स्टेप को लेकर वैसे ही सजाया रहता है। बट लेकिन जैसे ही उन दोनों में जरा सा मिसअंडरस्टैंडिंग बनता है वैसे ही उनकी लाइफ में फ्रैक्शन होने लगता है, तो वहीं से कंज्यूगर लाइफ उनका बिल्कुल डगमगाने लगता है। छोटी छोटी गलतियों को लेकर होता है, या तो प्लस या माइनस, कहीं ना कहीं छोटी सी मिस्टेक होती है जिसके कारण आगे जाकर हम लोगों को इसका सामना करना पड़ता है 498A का, जो ये बहुत ही बड़ा तूफान होता है, एक तूफान की तरह आता है और जिंदगी को बर्बाद करके चला जाता है। अगर पति पत्नी के रिश्ते खराब हो जाए और रिश्ता टूट जाए तो फिर इससे बुरा क्या हो सकता है? आपसे अगला प्रश्न करना चाहेंगे कि आप एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं, तो अभी आप देखते होंगे कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स है वो काफी फल फूल रहे हैं और जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उसमें बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रहा है और लोग प्राइवेट स्कूल की ओर भाग रहे हैं।
तो इसमें कहाँ कमी रह गई? क्योंकि जो सरकारी स्कूल है उसमें टीचर्स की तनख्वाह अच्छी होती है, लेकिन फिर भी स्कूल में इतनी फैसिलिटीज क्यों नहीं मिल पाती? कहीं ना कहीं इसके जिम्मेवार डोंट माइंड आप या हम भी हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें अच्छे से शिक्षा मिल सके और उसके वजह से हम टर्न लेते हैं प्राइवेट स्कूल की तरफ। लेकिन आप भी पढ़े हैं, बचपन से एजुकेशन आपका भी होगा, हमारा भी होगा, हम लोग भी टच लेके चले हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से जुड़े हैं। तो आप ये महसूस किए होंगे अगर किसी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे अच्छा करना चाहते हैं, बेसिकली वो अच्छा करेंगे, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल खुले आसमान की तरह होता है। वो जितनी उड़ान भर सकते हैं वो भर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या है, जो बच्चे बहुत ही अच्छा करते हैं उनके साथ एक फोकस दिया जाता है कि वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको इम्प्रूव करना है। लेकिन जो बच्चे अगर नहीं कुछ कर पाते हैं उनके लिए एक फोकस करने की जरूरत होती है, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं हो पाती है। तो क्या आप सरकार से ये कहना चाहेंगे कि स्कूल की व्यवस्था वो ढंग से करे और बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल जाने के लिए प्रेरित करे और ऐसी सुविधाएं भी मुहैया कराए? बिल्कुल, डेफिनेटली, क्यों नहीं कि हम चाहें, आप चाहें, हर पब्लिक ये चाहते हैं कि अगर हमारी जो सुविधा एक प्राइवेट सेक्टर में दी जाती है, एक स्कूल में दी जाती है कि बच्चों का प्लेग्राउंड है, उनके स्विमिंग पूल हैं, उनके लैब हैं, तो ये सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से अगर हमारे गवर्नमेंट स्कूल में दिया जाए तो हमारे हर बच्चे की पढ़ने की लालसा उतनी ही होगी जितनी प्राइवेट में है, उतनी गवर्नमेंट में भी हो जाएगी। और गार्जियंस भी भेजना शुरू कर देंगे। बच्चे वहां से भी डेवलप कर रहे हैं, बच्चे वहां से भी डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट सब कुछ देखेंगे। आप अपने, हम लोग अगर इतिहास उठा कर देखेंगे तो जिनके भी नाम लेंगे महापुरुषों की, वो सब लोग एक से एक जितने आगे बढ़े हैं, सब उनकी पढ़ाई जो है एक गवर्नमेंट स्कूल से ही शुरू हुई है। जी, अभी आप जो सोशल वर्कर का काम कहा जाए उसमें काफी एक्टिव दिख रही हैं, तो इसके पीछे आपका मंशा क्या है? कहीं आप पॉलिटिक्स में पूर्ण रूप से आना तो नहीं चाह रही हैं, क्योंकि आप बीजेपी में महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष भी हैं, तो इसके पीछे क्या मंशा है? अभी आने वाला समय में नगर अध्यक्ष के लिए चुनाव होने वाला है, तो कहीं उसकी तैयारी तो अभी से नहीं शुरू हो गई है या पूरी तरह से राजनीतिक क्वेश्चन है? बहुत टफ सवाल रखे रोहित जी आप, बट कोई बात नहीं, डिस्कशन हम लोग करने बैठे हैं तो बताना हम चाहेंगे आपको कि देखिए, हम एक सबसे पहले एक हाउसवाइफ है और हमें हर रिश्ते को निभाना पड़ता है। उसके बाद हम लोग का एक ऑफिस भी होता है। उसके बाद जिस ऑफिस की तरफ हम बढ़ते हैं तो हमें अपने गली मोहल्ले से होकर अपने नगर को भ्रमण करते हुए महाविद्यालय तक पहुंचना होता है, जैसा आप लोग जानते हैं। तो उस कंडीशन में जब हम अपना जैसे जैसे टर्न लेफ्ट राइट होकर जाते हैं, आप देखेंगे रास्ते में कितने सारे परेशानियों को हम लोगों को सामना करना पड़ता है। कहीं कचरा होता है, कहीं नाली का जमाव होता है, जिस तरह से देखा जाए कहीं ब्रेकर वगैरह टूटा फूटा होता है, कहीं रोडों का टुकड़ा उधर होता है, जिसके कारण हमारे सारे आम एक पब्लिक को बहुत ज्यादा परेशानी उठाना पड़ता है और वो उठाने वाली परेशानी, उनकी आवाज जहां तक पहुंचनी चाहिए नहीं पहुंच सकती है। मैं चाहती हूं कि मैं इस पोस्ट पे आके हम हर एक सदस्य के लिए वो काम कर सके जो उनकी इच्छा, उनके जरूरत के हिसाब से हो, ताकि उनको एक सही सड़क मिल सके, एक सही व्यवस्था मिल सके, एक स्वच्छ, सुंदर और एक खुशहाल। जी बिल्कुल, आप नगर में बहुत कुछ बदलना चाहती है। एक छोटी सी क्वेश्चन है कि इससे पहले जो लोग थे क्या वो ये सब काम नहीं कर पाए? देखिए, अभी आपके झुमरिया नगर में अभी एट ए टाइम देखिएगा तो कहीं कोई चीज का जवाबदेही नहीं दिया गया है। वो बिल्कुल एक ऐसे तरीके से रखा हुआ है। आप शहर को भ्रमण कर सकते हैं, मैं भी रोज करती हूँ, देखती हूँ जगह जगह नुक्कड़ पे। बिल्कुल, एक बात और मैम कि अभी अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो ये झुंगी तिलैया नगर है, इसमें पानी की समस्या आ रही है। अगर पानी मिलती भी है तो काफी गंदे, उसमें कई सारे गंदगी मिला हुआ रहता है और पानी में बहुत ज्यादा बदबू होता है। तो एक तो ये समस्या है, दूसरी कि ये नगर में ये बहुत ही मतलब सारे पार्टियों का गढ़ भी है, फिर भी यहाँ पे बिजली की समस्या बनी हुई है। तो इसमें कैसे बदलाव लाया जा सकता है, ये मेरा दिल से क्वेश्चन है, क्योंकि मैं भी इसका भुक्तभोगी हूँ। आपको पता है ना, जल ही जीवन है, जैसा आप जानते हैं, बिना जल का कुछ भी नहीं है। तो हम ये बिल्कुल आप बहुत फैक्ट बात रखे हैं, ये बहुत ही सोचनीय बात है, इस पे और बिल्कुल कड़ी एक्शन लेने की बात है। हमारे पास हर पोस्ट के लोग हैं, अवेलेबल हैं, हम उनसे चाह के भी काम करवा सकते हैं। लेकिन इसमें कोई आगे नहीं आना चाहते हैं कि आज टाइम टू टाइम पानी मिल सके, टाइम टू टाइम जितने भी जगह वाटर सप्लाई हो रहा है वहां का कनेक्शन ठीक किया जा सके। जैसा आप बता रहे हैं कि पानी गंदी आ रही है, तो पानी गंदा आने के पीछे रीजन है कहीं कहीं लीकेज वगैरह है, तो वो एक तरीके से ठीक किया जा सकता है, जो लोगों को एक डिप्यूट करके और सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। उस
कंडीशन में ये सब कुछ बिल्कुल एक बेस्ट तरीके से हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक पर्सन को डिपोट करना पड़ेगा, ताकि हमारे जगह जगह पे हर वार्ड में हर लोगों को इस पे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, क्योंकि बिना पानी का सबका जिंदगी अधूरा है। जी बिल्कुल मैम, अगर आप इस पद पे आती हैं तो आप क्या क्या काम करेंगी और अभी वर्तमान में आप यहाँ के जनता से क्या कहना चाहेंगी, साथ में चूंकि आप महिला हैं तो महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी, आप सभी को एक साथ मैसेज दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सारे सवाल आप एक साथ रखे हैं, इसमें सभी लोगों की जरूरत की चीजें आ गई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उन छोटे मोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों के लिए, कि वो बच्चों को जिसमें हम लोग अपने घर में रखते हैं कि समय समय से बाहर नहीं निकलो, इधर नहीं जाओ, एक अच्छी तरीके से उनका एक शाम के समय एक्टिविटी होने का एक प्लेस सेटिंग होना चाहिए, कि एक सर्टेन प्लेस होने से उनकी एक्टिविटी और तेजी से बढ़ेगी और वो सही तरीके से अपने काम को कर सकेंगे, एक्टिव हो जाएंगे। तो हमारे बच्चे नहीं पढ़ने में मन लगा रहे हैं, उनको हम लोग प्रेशर देते हैं, टॉर्चर करते हैं कि पढ़ना है। आज हमारे बच्चे एक्टिव, अगर वो अपने प्ले में ही हैं, किसी और भी गेम में हैं, तो उनमें कहीं उनको प्रेशर करने की जरूरत नहीं है कि पढ़ो, क्योंकि बच्चे हमारे जिस फील्ड को टच करेंगे वो बिल्कुल हाई लेवल तक जाएंगे और हमारे एक दिन अपने स्टेट लेवल से लेकर अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल पे जाएंगे और स्टेट लेवल से अपने इंडिया लेवल पे वो अच्छा कुछ कर सकते हैं। इस डेवलपमेंट को लेके हमें अपने बच्चों को एक्टिव करने के लिए हर चीज की व्यवस्था करनी होगी, चाहे वो अपना देख लीजिए, अगर वो एक्टिव करने के लिए म्यूजिक क्लास में है, कोई बच्चे सिंगर बनना चाहते हैं, उनको सिंगिंग के लिए व्यवस्था हो। बिल्कुल, वो जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए आप प्ले ग्राउंड, उनके लिए म्यूजिक और शिक्षा की बात करी आपने, और महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप महिलाओं की आइकन बनती जा रही है दिन प्रतिदिन, जिस तरह से आप एक्टिव हो रही हैं तो महिलाओं के लिए एक आप सशक्त महिला के रूप में पेश हो रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महिला शक्ति जो है बहुत ही एक नारी को दिया गया है, ये शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो एक हर महिला जो चाहे वो कर सकती है, उनके ऊपर कोई मकाम नहीं है। एक महिला अपने अंदर में इतने पावर को रखती है कि वो अपने हर एक्टिविटी को सामने प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके लिए एक हौसला चाहिए। समय समय पे अगर हम अपनी इच्छाओं को अंदर मार लेते हैं चार दीवारी के अंदर, अगर उसे उभारेंगे और एक्टिव होंगे तो हम अपनी महिलाओं को हर फील्ड के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। चाहे वो आप जिस फील्ड की बात करें, कहेंगे शादी हो गया है नहीं कुछ कर सकते हैं, बच्चे हो गए हैं नहीं कुछ कर सकते, ऐसा नहीं है। हमारी इच्छा यही है कि झूमी तलिया में जितनी भी महिलाएं हैं उन सबों की मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने अंदर की इच्छा को ना मारे। जिस दिन ये राखी बंधानी आएगी आप लोगों की हर इच्छा पूरी करेगी। दैट मीन्स कहने का ये मतलब है कि आपको जिस फील्ड में मन लगता है वो फील्ड आगे होगा, आपकी जिस चीज में इच्छा होगी वो चीज आपके सामने प्रोड्यूस होगा, और आप इतने एक्टिव हो जाइए कि आपको अगर एक छोटी सी इच्छा है कि मुझे लेखक बनना है, मुझे राइटर बनना है, अच्छा लिख सकते हैं, तो ये आपका इंडिया लेवल तक पहुंचे। ये राखी बंधाने आप लोग को हर पग पग पे सपोर्ट करेगी ताकि आप एक दिन अपने देश का नाम रोशन कीजिए। मेरी यही इच्छा है कि हमारे झूमी तलिया की हर एक नारी शिक्षित हो, व्यवस्थित हो और बिल्कुल एक शांतिपूर्वक अपने जीवन को खुशहाल जी सके। जी दोस्तों, तो अभी आप देख रहे थे कि मेरी बातचीत एक मुलाकात में राखी भदानी जी से हो रही थी। इन्होंने काफी कुछ बताया अपने बारे में, यहाँ के लोकल व्यवस्था के बारे में और एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी बताया। इनसे थोड़ी और भी बातचीत करेंगे क्योंकि इनसे बात करके मुझे भी काफी इंटरेस्टिंग महिला लग रही है, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन चूंकि इनके हाथों में अभी बागडोर नहीं है, लेकिन फिर भी इनसे जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश कर रही है। तो आप बताइए कि जब आप एजुकेशन लाइन से जुड़ी तो उसमें आपको क्या क्या परेशानियां झेलना पड़ा? एक महिला होने के नाते, चूंकि आप भी एक छोटे शहर, जैसा कि आपने बताया, डेयरी अंचल से आती हैं, फिर पॉलिटिक्स में आना, इतने ऊंचाई तक पढ़ाई करना, वाकई में यह नारी के लिए बहुत ही कठिन का समय होता है। एक महिला को अपने अंदर पहले दृढ़ संकल्प लेना होता है कि हम किस काम की ओर निकलते हैं, और उसके लिए जब वो अपने चौखट से पैर बाहर निकालते हैं, वो अपने आप को मजबूत करना होता है कि हमें बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी जिसका सामना करना होता है। तो हम बाहर निकलते हैं, अनजाने लोग होते हैं, अनजाने प्लेस होते हैं, उन सभी को अपने आप में एक इतना अपने आप में मजबूत करना होता है ताकि हम एक हर चीज को बिल्कुल कंप्लीट रूप से अच्छे तरीके से फोकस दे सके और उसका समाधान कर सके और उसको अच्छे तरीके से निवारण कर सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत समय दिया और बहुत कुछ बताया। अब मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि रोहित द लर्नर चैनल के लिए व्यूअर से आप क्या कहना चाहेंगे, इस चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रोहित द लर्नर व्यूअर के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि
आप जितने भी व्यूअर हैं आप इनके सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये भी बहुत एक्टिव हैं और ये पर्सन के मन में भी बहुत सारा ख्वाहिश रखा हुआ है, बहुत कुछ करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए, उन महिलाओं के लिए, उन युवाओं के लिए, इनके मन में भी बहुत कुछ करने का इच्छा है। तो प्लीज आप लोग इनको भी सपोर्ट कीजिए और आगे इनको बढ़ने का मौका दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। लास्ट एक क्वेश्चन, और ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि जितने भी पॉलिटिशियंस है, बड़े पॉलिटिशियंस हो या छोटे पॉलिटिशियन हो, इस पे जरूर जवाब दें, क्योंकि अभी तक इसमें कोई क्लैरिटी नहीं मिल पाई है। कहा जाता है कि जो पॉलिटिक्स है एक सेवा है, लेकिन अगर सेवा है तो इसके में फिर सैलरी कहां से आती है, और जब सैलरी आती है तो फिर इसके लिए आपको एग्जाम देने चाहिए, और उसके बाद में अगर आप पास करती है तो फिर उसमें पद पे खड़ा होना चाहिए, और फिर आप देश की सेवा करिए। क्योंकि सेवा भी दो तरह की होती है, एक स्वैच्छिक सेवा, एक पैसा लेकर के सेवा करना, जैसा कि डॉक्टर इंजीनियर्स करते हैं, इवन जो लॉयर्स करते हैं, वह भी एक सेवा है, सर्विस है। लेकिन इसमें पॉलिटिक्स में इसको सेवा भी कहते हैं, परीक्षा भी नहीं देते हैं और टैक्स भी नहीं पे करते हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये सारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उसके लिए भी क्वेश्चन है, हालांकि मुझे पता है इसका जवाब नहीं मिल पाएगा जल्दी। क्यों है टफ सवाल, बट इसका जवाब होना चाहिए और है, हमारे पास भी है, क्योंकि आपका कहना बिल्कुल सही है। हर कैडर के लोग कैटेगरी में आते हैं और हर कैडर के लोग को समझना होता है उनकी क्वालिटी कितना है। आज हम आप सब कैसा पानी पीते हैं? आरओ का पानी पीते हैं। हम कहते हैं आपसे कौन सा पानी है? बिस्लरी नहीं, हम नहीं पीते हैं, आरओ का पानी है। हाँ चलो चलेगा। बोरिंग का है बिल्कुल ही नहीं पियेंगे। वैसे ही हमारे राजनीति का फील्ड है, ये हमें आप पब्लिक, आम जनता एक ऐसे फिल्टर के रेडिएशन को महसूस करते हैं कि आप इस पानी को, कितना पानी में रेडिएशन है कितना नहीं है, इसके फिल्टर आप कर सकते हैं। क्योंकि हम क्या हैं, वो क्या है, एक्स वाई जेड जो भी पर्सन है, उस पर्सन के सामने फिल्टर करने की सारी रूपरेखा आपकी जनता के हाथ में है कि कौन एक्टिव है, कौन एजुकेटेड है, कौन नहीं एजुकेटेड है। और रही बात एजुकेटेड पर्सन की, तो ये हमारे इतिहास। बिल्कुल मैम बिल्कुल, लेकिन सारे जनता को आप फिल्टर नहीं कर सकती, क्योंकि उनको जो पिक्चर दिखाया जाता है वो ही जानते हैं, क्योंकि उनके पास में इतना एजुकेशन नहीं। अगर सारे लोग के पास एजुकेशन होता तो सारे लोग पॉलिटिशियन बनने चल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भ्रमित किया जाता है, भ्रम में डाला जाता है। तो आई होप इसका जवाब और भी बड़े पॉलिटिशियंस देंगे, जो लोग अभी उभर रहे हैं वो तो ज्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे। और ये थी राखी बदानी जी, जिनसे मुझे एक मुलाकात में उनसे मेरी रूबरू हो रही थी, और अभी आप देख रहे थे इंटरव्यू कह लें, आप साक्षात्कार कह लें, वेरी बेसिक पर्सनल लाइफ, सारी चीजों को आपने सुना देखा। और अगर आपको कुछ प्रेरणा इनसे मिलती है तो इन्हें आप पुशअप करें और आगे लाने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा बदलाव कर दिया हो अपने जीवन में, अपने क्षेत्र के लिए, कि आप लोगों के बच्चों के लिए बेहतर हो जाए। तो फिर मिलते हैं नई मुलाकात के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।